माया महाठगनी में जाने। आज रविवार है। कुछ बातें मन की होती हैं, जिज्ञासाओं की होती हैं, उन पर हम करेंगे। अनेक प्रश्न आते हैं, सभी को तो मैं नहीं उठा पाता, फिर भी कुछ ऐसे जो बाकी सभी के प्रश्नों को अपने में समेट सकें, उन प्रश्नों को उठा लेता हूँ। तो आज का प्रश्न है कि समय समय पर रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राम को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, तो परमात्मा को हम बुद्धि से क्यों नहीं समझ सकते, जबकि बुद्धि ही हमारे पास वह तत्व है, एक इंद्रिय है जिससे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि वह बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, तो फिर किससे समझा जा सकता है और बुद्धि से क्यों नहीं समझा जा सकता। तो यह जो प्रश्न आया है, यह प्रश्न भी बुद्धि से आया है। पहली बात ये समझ लीजिए, बुद्धि ने ही स्वयं को थोड़ा अपमानित अनुभव करके, थोड़ा कमतर समझते हुए ये प्रश्न करवा दिया कि क्या मैं राम को नहीं समझ सकती। तो सबसे पहले हम बुद्धि की समझ को ही समझते हैं। सबसे पहले अनेक विद्यालयों में समय समय पर मुझे व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता रहता है। तो वहीं पर एक बातचीत के अंदर यूँ ही मैं उन्हें समझा रहा था कि तुम लोग कितने सुविधा में आजकल पल रहे हो। जो हमारा समय था, जब हम तुम्हारे जितने विद्यार्थी हुआ करते थे, तो हमारा जीवन अलग होता था। तो प्रश्न करने वाले विद्यार्थी ने पूछा कैसा जीवन होता था। हमने कहा उस जीवन में ना हमारे पास टेलीविज़न था, ना टेलीफोन था, ना फ्रिज था। फ्रिज के नाम पर एक लकड़ी की अलमारी होती थी जिसको जाली कहा जाता था। लकड़ी की अलमारी जिसके चारों तरफ लोहे की जाली लगी होती थी, बीच बीच में हवा आने जाने के लिए, वही फ्रिज होता था। और कोई फ्रिज जैसी चीज़ नहीं होती थी। खाना बनाना होता था घर में तो अंगीठी जलाई जाती थी या स्टोव होता था। तो वो बच्चा बोला ये अंगीठी क्या होती है, स्टोव क्या होता है, नहीं समझ पा रहा वो। और हमने कहा कहीं हम जाते थे गांव में या कहीं और यात्रा पर, तो वहाँ पहुँचकर अपने घर चिट्ठी लिखते थे कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। पोस्ट कार्ड 15 पैसे का जो पहुँचता था 10-15 दिन बाद। कई बार तो हम यात्रा करके लौट भी आते थे, तब वो पोस्ट कार्ड आता था। तो बच्चा बोला आप घर अपने साथ आप मोबाइल नहीं ले जाते थे क्या। तो मैंने कहा फ़ोन ही नहीं होते थे, तुम मोबाइल की बात कर रहे हो। तो वह बच्चा जिसका जन्म 2000 के बाद हुआ, वह विद्यार्थी, वह इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा, आत्मसात नहीं कर पा रहा, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा। उसने कहा जब आपके पास फ्रिज नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था और कंप्यूटर, मैंने कहा कंप्यूटर का तो हमने नाम भी नहीं सुना था कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ होती है, नाम भी नहीं सुना था। तो वह विद्यार्थी बोला फिर आप लोग जिंदा कैसे बच गए आज तक। इन 5 चीज़ों के बिना तो जिंदा रहा ही नहीं जा सकता, और आप जिंदा हैं, आप सब लोग कैसे जिंदा बच गए। अब उसकी बुद्धि लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे। मैंने उसे बताया कि पूरी कॉलोनी में उस समय एक टेलीविज़न होता था, बहुत मुश्किल से किसी के घर में, और एक ही टेलीफोन होता था, और वह भी जो संपन्न घर होता था उसके घर होता था। सब लोग मित्रता बनाकर रखते थे उस घर से जिसके घर टेलीविज़न होता था, कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन उसके घर हमें चित्रहार देखने को मिल जाए। चित्रहार माने फिल्मों के गाने आया करते थे एक दिन, फिर बाद में 2 दिन हुए, रविवार को सिर्फ एक फिल्म आती थी। तो उस बच्चे ने पूछा क्या बाकी समय टेलीविज़न बंद रहता था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बंद रहता था। शाम के समय दूरदर्शन का एक संगीतमय एक धुन आती थी, बहुत अच्छी, दिल्ली दूरदर्शन की। वो दूरदर्शन की ध्वनि टेलीविज़न पर 6 बजे शुरू होती थी, उसके बाद शायद 1-2 घंटे के लिए टेलीविज़न चलता था। तो बच्चा कह रहा हाउ इज़ इट पॉसिबल कि टेलीविज़न सिर्फ 1-2 घंटे के लिए चले और पूरी कॉलोनी में एक आदमी के घर टेलीफोन हो। तो उसको समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे संभव है। और हमने उसे बताया टेलीफोन के लिए लोग 10-10 साल इंतज़ार करते थे, 20-20 साल इंतज़ार करते थे कि उसके घर टेलीफोन लग जाए। तो वह बच्चा बहुत हंसा और उसने कहा आप कह रहे हैं लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बुद्धि मान नहीं रही। बुद्धि केवल उन्हीं चीज़ों को मानती है जिन्हें वह अपने आसपास घटते देखती है, और उसके अनुभव क्षेत्र की बात होती है। बुद्धि क्या है, सिर्फ घटनाओं का जोड़ है, इन्फॉर्मेशंस का जोड़ है, सूचनाओं का। आपके पास बहुत सारी जानकारी आई, वो जानकारी एक जगह जाकर इकट्ठी हो गई,
जिसे हम बुद्धि कहते हैं। फिर जब हम कोई बात सुनते हैं तो अपने बुद्धि के साथ उसका मिलान करते हैं, क्रॉस चेक, कि जो बात हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वह सही है। और यदि हमारी बुद्धि के अंदर उसके मैचिंग कोड्स हैं, बुद्धि उनको रिकॉग्नाइज कर सकती है, बुद्धि ने कभी वैसा कुछ देखा, सुना, समझा या पढ़ा होता है या अनुभव किया होता है, तो बुद्धि कहती है हाँ ये बात ठीक है, विश्वास करने योग्य है। नहीं तो वो उसे खारिज कर देती है सिरे से। और शरीर की पूरी व्यवस्था को, बॉडी के पूरे सिस्टम को कहती है इस पर विश्वास नहीं करना। तो बुद्धि बहुत छोटी है। इसका एक उदाहरण और देता हूँ मैं, जिससे कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पहले भी मैंने एक बार दिया ये उदाहरण कि दिल्ली में जब पहली बार एक्सीकलेटर आया था, यानी वो सीढ़ियाँ जिस पे आप खड़े हो जाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं शॉपिंग मॉल में, तो मैं उस पर सवारी की। मैंने उस पर सीढ़ियों से चढ़ के नहीं गया, उस पर खड़ा हो गया, वो अपने आप ऊपर ले गया, एक्सीकलेटर मशीन ले गई। मैं गांव गया तो गांव में मैंने बुज़ुर्गों को बताया कि शहर में एक ऐसी सीढ़ी आई है कि यदि ऊपर जाना हो तो उस सीढ़ी पर खड़े हो जाओ, वो सीढ़ी आपको अपने आप ऊपर ले जाएगी। अब वो चुप रहे, बहुत देर तक मुझे देखते रहे, उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि इंसान सीढ़ी पर खड़ा हो जाए और सीढ़ी उसे ऊपर ले जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोले सीढ़ी है, कोई खेत के ट्यूबवेल का पट्टा तो है नहीं कि सीधा सीधा चलेगा, सीढ़ी में ऐसे ऐसे होते हैं स्टेप्स, तो वो घूमेगी कैसे। मैंने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सिरे से खारिज कर देना, जिसे कहते हैं ना, इनकार कर देना। बुद्धि ने फौरन इस बात की उल्टी कर दी जो मैंने बात बताई थी, स्वीकार ही नहीं की बुद्धि ने। अब आप सब ये बात सुन रहे होंगे तो उन ग्रामीण बुजुर्गों पर बड़े हंस रहे होंगे कि कैसे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनका बिल्कुल भी दोष नहीं है, क्योंकि जो बात उनके अनुभव क्षेत्र से बाहर की है उसे वो कैसे समझेंगे, समझ ही नहीं सकते। किसी ने मुझे बताया कि पानी की जो धार है उससे बड़े बड़े पत्थर काटे जाते हैं। मुझे पहली बार सुन के थोड़ा सा लगा कि पानी की धार से पत्थर काटे जाते हैं। पत्थर काटने की तो हमने मशीनें देखी हैं, लोहे के ब्लेड लगे होते हैं और लोहे के ब्लेड मशीनों को काटते हैं, पत्थरों को काटते हैं। फिर मैंने कहा, जो व्यक्ति मुझे बता रहा था, मैंने कहा बिल्कुल होगा, ऐसा हो सकता होगा, लेकिन मेरी जानकारी और अनुभव में नहीं है, आप मुझे इसे समझाइए। तो उसने विस्तार से समझाया, कुछ मुझे उसके वीडियो दिखाए, तो तब बुद्धि में बात समा गई कि सच में पानी की धार से भी आप पत्थर को काट सकते हैं सफाई से। तो बात क्या है कि बुद्धि बहुत सीमित क्षेत्र में काम करती है। बुद्धि बिल्कुल ऐसी है कि जैसे सड़क पर चलने वाला कोई वाहन, अब वो आकाश में नहीं उड़ सकता, जो सड़क पर दौड़ रहा है वाहन। एक बस है, सड़क पर चल रही है, अब बस आसमान में थोड़ी ना उड़ सकती है। तो बस को समझ लीजिए एक बुद्धि है, और इससे भी नीचे की बुद्धि है, कोई बैलगाड़ी वाली बुद्धि है, कोई पैदल बुद्धि है। कहते हैं ना भाई, तू तो अकल से पैदल है, सुना होगा ना ये वाक्य। तो बुद्धि अलग अलग प्रकार से गति कर रही है, कोई पैदल की समान गति कर रही है, कहीं बैलगाड़ी पर है, कहीं थोड़ी और तेज गाड़ी पर बैठी है, कहीं बुद्धि बस बन गई है। अब बस बन गई है तो वो सड़क पर ही चलेगी ना, लेकिन उस बस को थोड़ा और मॉडिफाई कर दो, उन्नत कर दो, बस थोड़ा और एक्सपीरियंस पा ले विज्ञान का, तकनीक का, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से, उसके सहयोग से वो जो सड़क पर चलने वाली बस है वो एयर बस बन जाती है फिर, यानी हवाई जहाज़। और बढ़ गई बुद्धि, और विकसित हो गई। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हवाई जहाज़ बन जाती है, सुपरसोनिक, लेकिन फिर भी हवाई जहाज़ ही रहती है। कितने बड़े से बड़ा हवाई जहाज़ हो, वो धरती की कक्षा से बाहर नहीं जा सकता, स्पेस में नहीं जा सकता, अंतरिक्ष में हवाई जहाज़, उसकी एक सीमा है। तो बुद्धि की भी एक सीमा है, उतना ही उड़ेगी। अब अंतरिक्ष में जाने का क्या मतलब है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ के, ग्रेविटी सिस्टम को तोड़कर, ब्रेक करके बाहर निकलना है। अब अर्थ की ग्रेविटेशन को ब्रेक करके जो बाहर जाने की शक्ति है वो बुद्धि के पास नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। वो समाधि के पास है। समाधि माने रॉकेट। रॉकेट के माध्यम से ही आप धरती के गुरुत्वाकर्षण को भंग करके बाहर जा सकते हैं, पछाड़ कर बाहर जा सकते हैं। अब वो रॉकेट है समाधि। अब समाधि कैसे प्राप्त की जाए? हर देश तो रॉकेट नहीं छोड़ पाता ना, या हर देश रॉकेट छोड़ रहा है, और छोड़ भी पा रहा है तो कितनी क्षमता के रॉकेट हैं, ये भी बात है। जब समाधि घटित होती है,
उसके बाद सबसे पहला होता है बुद्धि गिर जाती है। जैसे रॉकेट जाता है अंतरिक्ष में, तो रॉकेट के जो बूस्टर्स होते हैं जिनमें ईंधन भरा होता है, वो एक सीमा पर जाकर गिर जाते हैं, जल के उनका काम खत्म हो जाता है। हमारी बुद्धि जब पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लेती है, संसार की दुनिया भर की सारी बातें सुन लेती है, सब कुछ बुद्धि में समा गया, फिर बुद्धि गिर जाती है। यानी बुद्धि का फिर काम नहीं रहता। बुद्धि सहायक होती है उस जगह तक पहुंचाने के लिए कि जिसके बाद उसको गिर जाना है और एक नए ईंधन ने अपना काम शुरू करना है। बुद्धि सहायक है, एक उपकरण के समान। लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो क्या होता है कि संदेह चित्त वाली बुद्धि बहुत पैदा होती है। बुद्धि के भी बहुत सारे अंदर विभाजन चलते हैं चित्त वृत्ति के अनुसार। यदि चित्त सात्विक है तो बुद्धि भी सात्विक हो जाती है, सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। यदि चित्त दूषित है तो बुद्धि कलुषित होगी, संदेह से ग्रस्त होगी और सदा ही अपने लाभ की बात सोचेगी। तो बुद्धि को आप समझिए इस तरह से, जब भी हम किसी बात को समझने की बात करते हैं, चाहे वो राम को समझना है या किसी और भी तत्व को समझना है, तो सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि किसी भी बात को समझने के लिए दिलो दिमाग का इस्तेमाल करें। ये वाक्य याद रख लीजिए, दिलो दिमाग, पहले दिल आया, दिमाग बाद में आया। मन मस्तिष्क का उपयोग करें, दिलो दिमाग का इस्तेमाल करें। जब इंसान सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करता है, दिल का नहीं करता, तब बात दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है। दिमाग केवल फायदे की बात सुझाएगा, याद रख लीजिएगा। बुद्धि सदा आपको लाभ की बात करेगी, नुकसान की बात बुद्धि कभी नहीं सुझाएगी। वो सिर्फ कहेगी जिसमें फायदा हो वो काम करो, जिसमें नुकसान हो वो काम बिल्कुल नहीं करना। अब फायदे नुकसान की भी बात समझ लीजिए। बहुत सारे खंड होते हैं, जैसे रामचरितमानस में एक जगह पार्वती शिव से कहती हैं कि जो भी बात आप मुझे समझा रहे हैं ना, वो उसके पूरे विभाग समझाइए आप, सेक्शंस। कोई भी बात एक ही ढंग से ऊपर ऊपर से नहीं समझाई जा सकती, बहुत सारे सेक्शन होते हैं उसके। और जब तक उन सारे सेक्शंस को आप नहीं समझेंगे, विभागों को नहीं समझेंगे, बात को समग्रता से नहीं समझ सकते। एक अंश समझेंगे बात का। तो दिलो दिमाग वाली बात हम कर रहे थे। उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, ऐसे कोई बात समझ में नहीं आती है। आपके पास भोजन है, आप भोजन करने बैठे हैं, कहीं से एक व्यक्ति आता है बहुत भूखा, और वो आपके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन करा दीजिए। दिल कहेगा कि इसको भोजन दे दे, दिमाग कहेगा क्या कर रहे हो, भोजन दे दे। क्यों दे दे भोजन? ये भोजन तुम्हारा था, तुम्हारे अपने लिए था, कोई ज़रूरत नहीं है देने की, मरने तो उससे भूखा मरता है, तो तुम्हें क्या लेना देना। बुद्धि इनकार करेगी, दिल कहेगा नहीं मुझे देना है। बुद्धि सिर्फ तुम्हारे को सेफ रखने के लिए है, सेफ साइड, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। अगर तुम उसे भोजन दे दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम भूखे रहोगे। बुद्धि कहेगी तुमने अपने पैसे ऐसे कमाया है ये, तुम उसे क्यों दे दो, उसे 4 गालियां दो कि कमाता क्यों नहीं, भीख मांग रहा है यहाँ पर। अब बुद्धि को इससे मतलब नहीं कि वो किस दशा में मांग रहा है, वो सिर्फ खाना मांग रहा है। तब क्या होता है, आपका दिल कई बार जीत जाता है। दिल कहता है कोई बात नहीं, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन इस जो भूख से मर रहा है मैं इसे भोजन दे दूँ। तो आप उसको भोजन दे देते हैं। दिलो दिमाग से सोचने वाली बात, दिल वहाँ पर जीत गया और आपके दिल ने दिमाग को हरा दिया। बुद्धि, आप कोई भी काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से आज के बाद सोचना शुरू कर दीजिएगा। कुछ भी, हर काम में हम अपना फ़ायदा पहले देख कर चलते हैं, बुद्धि दिखवाती है। आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो बुद्धि सबसे पहले क्या कहती है, सामान हटा दो सारा, बढ़िया से बढ़िया छांटना है, हर चीज़ अपने लिए बेहतर लेनी है, बुद्धि यही सिखाती है। और हुआ क्या, जिनकी बुद्धि खोटी हो गई उन्होंने क्या किया कि दूसरे का भी हक मार लो, अपना इतना फ़ायदा करो कि जो दूसरे का हक है उसको भी मार डालो। तो बुद्धि दूषित होती चली गई, और जैसे जैसे फ्यूल पॉल्यूटेड होता चला गया, क्योंकि इसी बुद्धि के ईंधन से आपको एक छलांग लगानी थी जो आपको इस गुरुत्वाकर्षण यानी मोह माया के गुरुत्वाकर्षण से पार ले जाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करवाती। तो बुद्धि को तो समझ है नहीं, बुद्धि तो छल कपट करती रहती है। अब जब सारे समय बुद्धि छल कपट से घिरी हुई है तो समाधि का द्वार कैसे खुलेगा। रॉकेट को यदि आपने बांधा हुआ है नीचे जंजीरों से और जंजीरें खोली नहीं है, या नाव को भी जंजीरों से बांध दिया, तो नाव सागर में चलेगी कैसे। तो इसलिए बुद्धि भी उन्मुक्त होनी चाहिए,
शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। बुद्धि की पवित्रता पर भी जब हम बल देते हैं तो उसके बाद बुद्धि कुछ कुछ सहमत होनी आरंभ होती है उन चीज़ों के लिए भी जो बियॉन्ड माइंड हैं, जो बुद्धि से पार की चीज़ें हैं, उनके लिए भी। स्वामी विवेकानंद इस सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुए। वे कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस कई बार मेरे सामने कुछ ऐसी बातें करते थे कि मैं यही सोचता था कि ये इनके दिमाग की कल्पनाएं हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कि ये झूठ बोल रहे हैं। किसी को सम्मानजनक रूप से कहना हो कि आप झूठ बोल रहे हैं तो उसको ये कह सकते हैं हम कि नहीं, ये आपकी कल्पना है। सीधा सीधा झूठा ना कह के सुंदर शब्दों में आप उसको झूठा कह सकते हैं कि नहीं, ये आपके मन का ख्याल है। कहने का मतलब वही होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब एक समय के बाद जब स्वामी विवेकानंद को समाधि का अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा, जिन बातों को मैं असत्य मानता था कि रामकृष्ण परमहंस ने ये मुझसे झूठ बात कही है, मुझे उनका अनुभव होने लगा। जब अनुभव होने लगा तो मेरी बुद्धि ने मुझे फिर कहा कि इसका मतलब है कि जो वे बातें अभी तक मेरी समझ में नहीं आई हैं वे भी सच हैं, क्योंकि वो मेरे अनुभव का हिस्सा भी नहीं बने। तो इसका मतलब रामकृष्ण परमहंस ने जो भी कहा सत्य कहा है, किंतु मैं अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई, परिपक्व नहीं हुई कि उन बातों को समझ सकूं, अनुभव कर सकूं। बुद्धि जब गिर गई स्वामी विवेकानंद की, और बुद्धि के गिरने के बाद जब समाधि घटी तो समाधि में उनके सामने वे द्वार खुल गए जिनकी बातें रामकृष्ण परमहंस किया करते थे और बुद्धि समझ नहीं पाती थी। बुद्धि छोटी मोटी चीज़ों के लिए होती है। भगवान ने ये यंत्र हमें इसीलिए दिया है कि सड़क पे चल रहे हो, लाल बत्ती आ गई, बुद्धि को सिखाया गया लाल बत्ती पर रुकना है, आप रुक जाइए। बुद्धि को हिसाब किताब सिखाया गया कि किसी से आपने कुछ लिया, कुछ दिया, जो आदान प्रदान हुआ उसका हिसाब रखें, उसका हक उसको लौटाएं। ये बुद्धि को सिखाया गया। लेकिन बुद्धि कई बार नहीं मानती है बात को, दूषित हो जाती है। कहा लाल बत्ती पर रुकना है और बुद्धि उसको कूद के चली जाएगी, बुद्धि मानेगी नहीं उस बात को, तो बुद्धि दूषित हो गई। तो आपको यदि उन बातों को समझना है जो बुद्धि से पार की है, उसके लिए सबसे पहली यात्रा है कि अपनी बुद्धि को शुद्धिकरण की यात्रा पर ले जाइए। बुद्धि सदा अच्छा सोचे, और बुद्धि यदि अच्छा सोचेगी तो उसका प्रभाव पूरे शरीर की व्यवस्था पर पड़ेगा। कहा गया है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा ये जो मन है यह शिव संकल्प वाला हो, सुंदर संकल्प करें हम, अच्छे पवित्र संकल्प। और मन यदि हमारा अच्छे संकल्प करेगा तो बुद्धि भी उसका अनुकरण करेगी, वैसे ही चलेगी बुद्धि जैसा मन चला देगा। तो मन में दूषित संकल्प ना करें, बुद्धि मन इन दोनों को शुद्धता की ओर ले जाने का प्रयास करें। और जब ये शुद्ध बुद्ध होंगे दोनों तत्व, तो वे बहुत सारी बातें जो समझ से बाहर की हैं उनकी कुछ सुगंध आनी शुरू होगी। मैं सुगंध आने की बात कर रहा हूँ, समझ में आनी शुरू होंगी ये नहीं कह रहा, क्योंकि वो समझ से पार की हैं। लेकिन खुशबू भी किसी चीज़ की आ जाए तो ये क्या कम है? इसका मतलब है कि चमन कहीं आसपास ही है।